सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद सेंटेंसेस। आज हम बात करेंगे सेंटेंस की कि सेंटेंस कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि हमारे अंग्रेजी जो भाषा की शुरुआत होती है वो वर्णमालाओं से होती है और वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। किसमें होते हैं? वो अल्फाबेट में। तो इन 26 लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं और इनके हम दो पार्ट करते हैं। एक तो होते हैं 5 पार्ट्स जिन्हें हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं वोवल और हिंदी में इन्हें बोलते हैं हम स्वर। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये जो शब्द है रिमेनिंग, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलकर क्या बनता है? हमेशा जब वो मीनिंगफुल सेंस देगा तो हम उसे बोलते हैं वर्ड। जब बहुत सारे वर्ड एक साथ मिलते हैं और उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता है तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस, अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अगर पूरा अर्थ नहीं निकलता है, अगर इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट सेंस देगा तो उसे हम बोलेंगे फ्रेज। तो यहां पर हमने दो पार्ट पढ़े सेंटेंस के, एक तो हुआ सेंटेंस, दूसरा हुआ फ्रेज। जो कंप्लीट सेंस देगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसे हम बोलेंगे सेंटेंस, और जो इनकम्प्लीट सेंस देगा उसे हम बोलेंगे फ्रेज। ठीक है। अब सेंटेंस के हम काइंड्स पढ़ते हैं कि सेंटेंस को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेंटेंस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, सेकंड हम इसे डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो सेंटेंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस होते हैं 5। फर्स्ट इसमें जो सेंटेंस होता है उसे हम बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव। सेकंड जो सेंटेंस होता है वो आपका होता है इंटेरोगेटिव। थर्ड सेंटेंस होता है आपका इंपेरेटिव। फोर्थ सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी, और फिफ्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहां हमने सेंटेंस के 5 टाइप देखे: असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, और इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं इन सेंटेंसेस का कि इन्हें हम कैसे कैसे जानते हैं, ये किस तरह से हम इन्हें डिसाइड करते हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव, इनकी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। तो असर्टिव और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो पहला वर्ड असर्टिव है, और असर्टिव जो वर्ड बनता है वो किससे बनता है? असर्ट से, और असर्ट को हिंदी में हम बोलते हैं बताना। डिक्लेरेटिव जो वर्ड है वो डिक्लेयर से बना है, और डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, टू बी अनाउंस। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम अपने बारे में या किसी और के बारे में कोई बात बताते हैं या घोषणा करते हैं उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और फुल स्टॉप पे ये एंड होगा। सेकंड हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होगा एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, अर्थात ए सेंटेंस इन विच वी पुट ए क्वेश्चन टू समवन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इन वाक्यों की पहचान क्या होती है कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनके अंत में हमेशा क्या लगा रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। थर्ड हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को कोई आदेश देते हैं, किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, किसी को कोई
रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई सजेशन देते हैं, किसी को कोई प्रोहिबिशन अर्थात मना करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो वहां वो सेंटेंस होगा इंपेरेटिव। इन सेंटेंस के लास्ट में भी हमेशा क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है। और ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, प्लीज या काइंडली या लेट से स्टार्ट होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, फोर्थ हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात वे वाक्य जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, अर्थात खुशी के समय, दुख के साथ या हर्ष के साथ अगर हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं और लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस वाक्य में, तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। लास्ट अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो वे वाक्य जिनमें हम किसी के लिए कामना व्यक्त करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और ये वाक्य हमें भी हमेशा लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम इन वाक्यों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह से इन वाक्यों को हम पहचानेंगे और ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव जो वर्ड है वो किससे बना है, आपका असर्ट से, और असर्ट का मतलब होता है बताना। और इसी का एक वर्ड और है डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव जो वर्ड है वो किससे बना है, डिक्लेयर से, और डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी के बारे में, अपने बारे में कोई बात बताते हैं या घोषणा करते हैं, उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जब भी हम किसी के बारे में कोई बात बताएंगे या घोषणा करेंगे, तो हम किसी की भी अगर बात करें तो हम या तो उसकी बड़ाई करते हैं या बुराई करते हैं, अर्थात या तो हम उसके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे या फिर हम नेगेटिव बातें करते हैं। अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं तो वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा, अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम किसी के लिए पॉजिटिव वे में बात करते हैं। और अगर हम किसी के बारे में नकारात्मक बातें करें तो वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है, एक कार है। और अगर मैं किसी के लिए कहूं शी इज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त नहीं है, तो हमने नहीं लिखा, मतलब नकारात्मक बात की हमने किसी के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या हुआ आपका अफर्मेटिव और ये क्या हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड जो हमारा सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन विच वी पुट ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी के सामने कोई प्रश्न रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इन वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन होती है, इन वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। वे वाक्य जो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। WH वर्ड का मतलब सपोज करिए अगर मैं लिख दूं हु आर यू, तो यहां भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रश्न है। और अगर मैं बोल दूं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब आर है और मैंने लिखा आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, तो ये भी क्या वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो थर्ड जो हमारा सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो दीज सेंटेंसेस, इसमें हमेशा हम या तो किसी से क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को सजेशन देते हैं, या किसी को फॉरवर्ड मतलब मना करते हैं, या किसी पे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना। अब प्रोहिबिशन और फॉरवर्ड दोनों अपने आप में एक शब्द है जिसमें हम दोनों में मना करते हैं।
अब दोनों में अंतर क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब भी रोक लगाना होता है और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जब भी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन या रिटर्न साइन बोर्ड कहीं लगा रहता है जहां पर आपको किसी काम करने के लिए मनाही की गई हो, तो वहां हम यूज करते हैं प्रोहिबिशन। और अगर हम किसी को वर्बली मना करते हैं तो उस कंडीशन में हम वर्ड यूज करते हैं फॉरबिड। अब दोनों को एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि फॉरबिड कैसे लिखेंगे। जैसे हमारी माँ ने हमें सड़क पर दौड़ने से मना किया। माई मदर सेड टू मी डू नॉट रन ऑन द रोड। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सड़क पर मत दौड़ो। तो यहां हमने क्या लिखा? माई मदर फॉरबिड मी टू रन ऑन द रोड। मेरी माँ ने मुझे सड़क पर दौड़ने से मना किया। ये वर्बली रिक्वेस्ट, वर्बली मना किया गया, इसलिए हमने यहाँ यूज किया फॉरबिड। प्रोहिबिशन की बात अगर हम करें, प्रोहिबिशन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो प्रोहिबिशन का एग्जांपल देखेंगे तो हम बोलेंगे देयर वाज ए साइन बोर्ड इन ए पब्लिक पार्क वेयर वाज रिटन डू नॉट प्लक द फ्लावर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि डू नॉट पार्क योर कार हियर, कि अपनी कार यहाँ पार्क मत करिए, या डू नॉट प्लक फ्लावर्स, कि फूल मत तोड़िए या फूल तोड़ना मना है, इस तरह के जो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं वो क्या होते हैं? प्रोहिबिशन के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो वे वाक्य जिनमें हम किसी के लिए कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, फॉरवर्ड या प्रोहिबिशन यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या होती है कि ये जो सेंटेंस होते हैं हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर स्टार्ट होगा प्लीज या काइंडली। उसके बाद ये जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे आपके डू या डू नॉट, या फिर स्टार्ट होगा आपका लेट से। सपोज करिए हमने एक एग्जांपल लिखा और हम उस एग्जांपल को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हमने लिखा ओपन द डोर, तो ये क्या हुआ? हमारे लिए ऑर्डर हुआ। अगर हम इसी को रिक्वेस्ट बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्लीज ओपन द डोर। ठीक है। अगर हम किसी को मना करें तो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं डू नॉट ओपन द डोर। अगर हम किसी को सजेशन देना चाहें तो हम लिख सकते हैं लेट्स ओपन द डोर। So these all are the example of imperative sentences. So what is the definition of imperative sentence? A sentence in which an order, request, suggestion or prohibition is expressed are called imperative sentences. These sentences always starts with verbs first form please or kindly, do and do not, and let. Next we will discuss about the sentence number 4, exclamatory sentence. So what is exclamatory sentence? exclamatory का सबसे पहले हम हिंदी अर्थ जानते हैं। exclamatory को हिंदी में बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी के लिए कभी कोई आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब आश्चर्य हम तीन कंडीशन में प्रकट कर सकते हैं, या तो हम खुशी के साथ करेंगे, या दुख के साथ करेंगे, या अचानक से मिलने वाला हर्ष, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं। और इन वाक्यों के अंत में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं वाव व्हाट ए मूवी, वाह क्या मूवी है, तो हमने मूवी को देखकर क्या व्यक्त किया? आश्चर्य व्यक्त किया। अगर हम लिखते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द ट्रॉफी, हुर्रे हमने ट्रॉफी जीत ली, हमने ट्रॉफी जीती। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम या तो किसी के लिए कोई विश करते हैं, या प्रे करते हैं, या फिर हम किसी को कोई कर्ज देते हैं, और इन वाक्यों के लास्ट में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस? A sentence in which a wish, pray or curse is expressed is called optative sentence. These sentences also have a mark of exclamation at the end. For example, अगर हम यहाँ example की बात करें तो हम लिख सकते हैं May God bless you.
भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां हमने 5 सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया कि सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला वाक्य हमने पढ़ा असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, सेकंड पढ़ा हमने इंटरोगेटिव, थर्ड पढ़ा हमने इंपेरेटिव, और 2 वाक्य जो एक जैसे ही होते हैं एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। क्या समानता होती है दोनों में कि दोनों में ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाता है, लेकिन इसमें हम किसी के लिए खुशी या दुख के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब हम किसी के लिए कोई विश, प्रे या कर्स करेंगे तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फंक्शन कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 3 प्रकार के सेंटेंस होंगे। तो पहला जो सेंटेंस होता है उसमें मैंने बताया था आपको, होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल को हिंदी में हम बोलते हैं साधारण वाक्य। अब इस वाक्य को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। साधारण वाक्य कैसे समझेंगे कि सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज रीडिंग ए नोवेल। ये सेंटेंस लिखा, ये अपने आप में क्या एक साधारण वाक्य है। अब इसको हम साधारण क्यों कहेंगे वो हम बता देते हैं आपको कि साधारण वाक्य होता क्या है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। तो राम इस सेंटेंस का क्या हुआ, अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ। और राम के बारे में क्या बात की जा रही है कि राम क्या कर रहा है, इज रीडिंग ए नोवेल, दैट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ और एक प्रेडिकेट हुआ। सो इफ वी डिफाइन सिंपल सेंटेंस देन वी कैन से a sentence which has one subject and one predicate is called simple sentence। एक ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जाता है वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सेकंड हम बात करें अगर कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। अब जब भी जोड़ने की बात आएगी तो जहां जोड़ने की हम बात करेंगे 2 वाक्यों को, तो वहां पर काम क्या करेगा, कंजक्शन। और कंजक्शन को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे जुड़ा हुआ मानते हैं। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज रीडिंग, और यहां लिखा मैंने मोहन इज स्लीपिंग। यहां 2 वाक्य हैं। यहां मैं पहले वाक्य में बात कर रहा हूं राम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं, राम की। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और इज रीडिंग क्या हुआ, प्रेडिकेट। यहां पे मैं मोहन की बात कर रहा हूं तो मोहन हुआ इसका सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग क्या हुआ, प्रेडिकेट। यहां 2 अलग अलग वाक्य हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र है। क्यों, क्योंकि दोनों के कर्ता अलग हैं, दोनों के कर्म भी अलग अलग हैं। तो ये दोनों अपने आप में क्या हुए, उपवाक्य हुए। और ये भी कैसे वाक्य, उपवाक्य हुए, इंडिपेंडेंट क्लोज। क्योंकि एक वाक्य में दिया गया दूसरा एक और वाक्य क्या कहलाता है, हमेशा उपवाक्य कहलाता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्लोज। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो यहां पर 2 इंडिपेंडेंट क्लोज हुए। अगर मैं लिखूं कि राम पढ़ रहा है, मोहन सो रहा है, इन दोनों वाक्यों को मुझे एक बनाना है, तो मैं यहां जोड़ने के लिए एक शब्द लिखूंगा एंड, और उसे मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेटर। क्या बोलूंगा इसे, कोऑर्डिनेटर। तो उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटर। तो डेफिनेशन तैयार है हमारी। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, क्योंकि हमने 2 अलग अलग उपवाक्यों को एक कोऑर्डिनेटर या कंजक्शन से जोड़कर एक साथ संयुक्त वाक्य बनाया और उसे हमने बोला कंपाउंड सेंटेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ए सेंटेंस इन विच 2 independent clauses are joined with a coordinator और कंजक्शन। एक ऐसा स्वतंत्र उपवाक्य जिसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को किसी कंजक्शन या कोऑर्डिनेटर से जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। थर्ड अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य किसे बोलेंगे, मिश्रित वाक्य का मतलब होगा, अब इसे भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर
I reached the station. The train had left before I reached the station. अब जो ट्रेन थी वो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए हमने इसे बोला इंडिपेंडेंट क्लोज, और इसे बोला हमने डिपेंडेंट क्लोज। अब इन दोनों के बीच में जब कोई चीज छोटी और बड़ी होगी तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वहां पर होता है सबऑर्डिनेशन। तो यहां पर काम क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेटर काम कर रहा है। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज सबऑर्डिनेटर से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ए सेंटेंस in which one dependent and one independent clause are joined together with a subordinator is called complex sentence। तो यहाँ हमने जाना कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, एक सेंटेंस के ही टाइप होते हैं जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड करते हैं। ये सेंटेंसेस के टाइप है। सिंपल को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, वो किसी कोऑर्डिनेटर या कंजक्शन से जुड़े रहेंगे, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड हमारा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर से जुड़े हुए रहते हैं, उससे सॉरी सबऑर्डिनेटर से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ हमने वाक्यों के प्रकार और वाक्यों की पहचान पढ़ी। ये हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, रिपोर्टेड स्पीच वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां हमें वाक्यों की पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हम रूल्स जब देखते हैं तो अलग अलग वाक्यों को चेंज करने के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जब हमें वाक्यों की पहचान होगी तभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे और उनके नियमों को उन पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ हमें वाक्यों की पहचान मैंने आपको बताई। सो प्लीज गो थ्रू माई वीडियो, एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, अगर आपको इसमें समझने में कोई समस्या आती है, किसी चीज की डेफिनेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल मोबाइल नंबर। थैंक यू वेरी मच।